नमस्कार, सत श्री अकाल। हम फिर आपके सामने हाजिर है हिंद वॉइस के मंच से। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और किसानों के 3 बे कानून जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किए हैं, जिसके खिलाफ 100 दिन पार कर चुका है किसान आंदोलन। मोदी जी कहते हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को हमने इस कानून में लागू किया है और हमारे एक्सपर्ट कहते हैं कि इसका उल्लंघन किया गया है, इसको लागू नहीं किया गया है। इसी बात को लेकर हम आपके सामने पहले 2 बार आ चुके हैं कि स्वामीनाथन आयोग क्या कहता है और किसानों के तीनों कानून क्या कहते हैं। ये न केवल किसानों, युवा किसानों को जानना ज़रूरी है, बल्कि देश की तमाम जनता को जानना ज़रूरी है। इसलिए हम तीसरे एपिसोड में आपके सामने विद्वान डॉक्टर ओंकार मित्तल के साथ आपके सामने फिर मौजूद हैं। आप इस पे आगे के मौजू पर, बिंदुओं पर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि किसान किस तरह से चीज़ों को समझे और किस तरह से आगे बढ़े। डॉक्टर जी, हबीब साहब, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। और जैसा हम लोग आपस में चर्चा कर चुके हैं कि हम ये चाहते हैं कि जो युवा किसान है विशेष तौर से वो बुद्धिजीवी की भूमिका अपनाए। वो जिसको हम कहते हैं कि राज्य का एक काम है नीति बनाना और नीति से जुड़ा हुआ कानून है, और दूसरा काम है नीति को लागू करना। जी, उसके क्रियान्वयन में बहुत सारी कमियां हम सब लोग जानते हैं। राज्य की जो कमजोरियां हैं, क्रियान्वयन ठीक से नहीं होता। लेकिन आज क्रियान्वयन हमारा विषय उतना नहीं है जी। हमारा विषय है नीति बनाना जी। और नीति के बारे में जो युवा किसान है उसको पूरी तरीके से जानकारी होना बहुत जरूरी है। आंदोलन की नीति की बात कर रहे हैं? नहीं, आंदोलन की, संघर्ष की नीति की बात कर रहे हैं। संघर्ष की नीति की बात भी नहीं कर रहा। इस हाँ। देश में किसान को कैसे किसानी को आगे बढ़ाना है और किसानी के आगे बढ़ने से देश कैसे आगे बढ़ेगा, इस नीति को बनाने का काम जो कि सरकार का, ब्यूरोक्रेसी का और कृषि से जुड़े हुए बुद्धिजीवियों का था, जैसा हमने पिछली चर्चा में कहा कि वो बिखर गया। और आज जो नीति उन्होंने देश के सामने रखी, किसान ने उसके प्रति विद्रोह कर दिया। इसलिए किसान को कहा जा रहा है कि भी आप ही बताइए कि हम कौन सा कानून बनाएं। तो अब किसान के कंधे के ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई है कि इस नीतिगत जिम्मेदारी को वो खुद निर्वाह करें। तो ये इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ने, कृषि बुद्धिजीवियों ने, राजनेताओं ने किसान को सामने एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी। इसलिए किसान को ही खुद अपना रास्ता स्वयं बनाना पड़ेगा। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि किसान के रोज़मर्रा की जानकारी में तो हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय पटल पे चर्चा में नहीं है। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि जब किसान की एक ये शिकायत है कि जब भी केंद्र सरकार चाहती है वो बाहर से खाद्यान्न का आयात करना शुरू कर देती है और उससे किसान की जो माल की कीमत होती है उसके ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है। तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ, ये सबके जानकारी होनी चाहिए कि पिछले 6 वर्षों में कम से कम 100 गुना खाद्यान्न का आयात जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ा दिया गया। आज जो है 2017 की डाउन टू अर्थ नामक एक मैगजीन है, उसने ये फिगर छापी कि 14,000 करोड़ रुपए का खाद्यान्न बाहर से आयात किया गया। और ये तो केवल खाद्यान्न की बात है, मतलब जो जिसको कहते हैं गेहूं की बात हम कर रहे हैं, लेकिन अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ जो है विदेशों से इस समय देश में आ रहे हैं। जैसे कि पामोलिन ऑयल आता है, आपने सुना होगा इसका नाम। बहुत प्रकार के फल विदेशों से आयात हो रहे हैं। तो स्वामीनाथन कमीशन ने ये कहा था कि अगर भारत में बाहर से अनाज आयात होगा या खाद्यान्न आयात होगा तो उससे किसान की स्थिति पे बड़ा नेगेटिव असर पड़ेगा। जी।
और इसलिए भारत सरकार का एक कर्तव्य है कि जो संसाधन बाहर से अनाज खरीदने में लगा रही है उसको छोटे किसानों की कृषि को उन्नत बनाने में उसको लगाए, जिससे कि छोटे किसान का बढ़ावा हो। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि ऐसा प्रचार किया गया कि जो नारियल का तेल होता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आपने सुनी होगी बात ये, तो उसकी जगह पामोलिन ऑयल चला दिया गया। अब पामोलिन ऑयल कितना हानिकारक है ये धीरे धीरे इस बात का एहसास हो रहा है, लोग नारियल के तेल का फिर से प्रयोग करने की बात कर रहे हैं। हाँ। तो देश में इस प्रकार की अनेक प्रकार की खाद्यान्न है और दूसरी प्रकार की फसलें हैं जिनको कि जो है महंगी फसलें होती हैं, कई प्रकार की, जैसे जीरा है उदाहरण के लिए। मैं जरा सा एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि ये ज़रूरत है हमारी या कोई कंपल्शन है हमारा, जो आयात हो रहा है खाद्यान्न का या भोजन संबंधित चीज़ों का जो आयात किया जा रहा है, ये हमारी ज़रूरत है क्या? हमारे यहाँ नहीं हो सकता क्या ये सारा कुछ उत्पादन? होता नहीं है क्या? कमी है क्या? जी, अब ये बात सारी ये है कि जो देश की राजनीति में इस प्रकार के परिवर्तन चलते हैं वो लॉबिंग के हिसाब से चलते हैं। तो उदाहरण के लिए एक संस्था बनी हुई है कि जो खाद्य आयातक है उनकी एक लॉबी बनी हुई है, एक पूरी संस्था बनी हुई है। वो सरकार के पास जाके और अपनी बात लेके जाती है और कहते हैं कि आप जो है इंपोर्ट पे ड्यूटी कम कर दीजिए, एक्सपोर्ट पे ड्यूटी बढ़ा दीजिए। तो ये बात ठीक है कि भारत इस समय राइस का दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक है, लेकिन अन्य अनाजों के क्षेत्र में जो खाद्यान्न का आयात पिछले 6-7 सालों में बढ़ा है, उससे किसान के जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का बात है, किसान की फसल को उसका उचित दाम मिलने की बात है, उसके ऊपर एक नेगेटिव प्रभाव पड़ा है। अब किसान की अपनी कोई ऐसी प्रभावी लॉबी नहीं है जो कि हर साल में हर महीने पे इस प्रकार के सरकारी कदमों का विरोध कर सके, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सके। इसलिए मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो बात है वो बड़ी पेचीदा बात है। उदाहरण के लिए स्वामीनाथन कमीशन ने ये कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का ये अर्थ नहीं है कि आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित करने के बाद आप उसी प्राइस पे खरीदें। मान लीजिए कि आज आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किया, किसान ने अपनी फसल उगाई और आज बाजार में उसका दाम उससे ज़्यादा, तो जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज़्यादा हो सकता है। तो सरकार प्रोक्योरमेंट प्राइस जो उस समय मार्केट में उसके हिसाब से खरीदे ताकि किसान को ज़्यादा बेहतर दाम मिल सके। इसका मतलब ये नहीं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित कर दिया तो उसी के ऊपर वो खरीदे। तो जो देखिए, जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट 2005 में आ गई, लेकिन उसके बाद जो है ऐसा नहीं कि देश में कुछ नहीं हुआ। आंध्र प्रदेश में जयती घोष की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसने कि इन सभी बातों के ऊपर फार्मर्स वेलफेयर के लिए एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने स्पष्ट रूप से, जिसको आज हम नव उदारवादी नीतियाँ कहते हैं, बाजारीकरण की नीतियाँ कहते हैं, उसका उसने विरोध किया। उसकी कंप्रिहेंसिव रिकमेंडेशन दी गई और आंध्र प्रदेश की सरकार ने ये दावा किया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेके जो उसकी रिकमेंडेशन थी और किसान को सस्ता क्रेडिट देने के बारे में जो उसकी रिकमेंडेशन थी और इस प्रकार की अनेकों जो उसकी 150 रिकमेंडेशन थी, सारी की सारी रिकमेंडेशन जो है आंध्र प्रदेश सरकार ने स्वीकार कर ली और वहाँ पर जो किसान की आत्महत्या हो रही थी वो लगभग रुक गई। ये ऑन रिकॉर्ड बात है। 10 सालों में 2005-6 में ये कमेटी बनी थी और उसके बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने इसको पूरी तरीके से लागू कर दिया। तो देश में इस प्रकार के भी काम हुए जिसमें कि कुछ सरकारों ने किसान के हित की बात करने की कोशिश की, उसके लिए नई नीतियाँ बनाई और उनको, तो आंध्र प्रदेश का जो उदाहरण है हबीब साहब, उससे एक बात ये ध्यान में आती है कि भी ये राज्य का विषय है, तो केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत ही क्या है? हर राज्य अपने हर जगह पे, हर राज्य में जो है किसान अपने हिसाब से लड़ ले, ये भी बात इसमें से उभर के आती है। तो मैं ऐसे ही आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इतनी सारी कमेटियाँ इस बीच में इस देश में बनी है और बहुत सारी कमेटियाँ ऐसी हैं जो कि विदेश से प्रेरित हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए एक संस्था है देश में, इक्लियर उसको बोलते हैं, इंटरनेशनल कमेटी फॉर
इकोनॉमिक रिलेशंस, इक्लियर उसको बोलते हैं। इक्लियर की एक रिपोर्ट आई, ऐसी और भी रिपोर्टें आई, और वो सब लगातार इस बात को प्रेरित कर रही हैं कि किसान को आगे बढ़ाने के लिए जो मार्केटिंग का जो क्षेत्र है, उस मार्केटिंग के क्षेत्र में प्राइवेट कैपिटल को बढ़ावा दिया जाए। लगातार सरकार के ऊपर जो है ये दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। तो इस समय पर एक प्रकार का रिपोर्टों का अंबार देश के जो टेबल है, नीति का टेबल है, उसके ऊपर खड़ा हो गया। 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, उसके अंतर्गत भी बहुत बड़ी रिपोर्ट इन सभी पहलुओं के ऊपर विस्तार से विचार करने के लिए बनाई गई, जिसमें एपीएमसी में क्या परिवर्तन होने चाहिए, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में क्या परिवर्तन होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या परिवर्तन होने चाहिए। सारे देश भर के लोगों ने मिलकर इस प्रकार की रिपोर्ट सरकार के सामने रखी। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सरकार के सामने कोई बात छुपी हुई है। अगर सरकार को किसान के पक्ष की कोई बात खोजनी है तो उसके अपनी रिपोर्टों में वो सारी बातें मौजूद हैं, लेकिन सरकार उनको अनदेखा करके और किसान से ये कह रही है कि भी आप इस बात को लेके आइए। तो किसान के लिए ये संभव नहीं है कि वो किसान तो किसानी करता है, उसके नेता भी किसानी करते हैं। सरकार का ये सब जो रिपोर्टों का अंबार है, उससे खगाल के वो अपनी बात की गुहार सरकार से करे, ये सरकार को कहना उचित नहीं है। तो इसलिए ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मुद्दा है, वो मुद्दा केवल मिनिमम सपोर्ट प्राइस तक सीमित नहीं है। छोटा किसान है, मार्जिनल किसान है, 60-70% लोग ये लोग हैं जो कुछ खेती करनी है इस देश में, इसी किसान ने खेती करनी है। इनकी खेती में कैसे सुधार हो, इनकी सिंचाई में कैसे सुधार हो, इनको जो है ज़मीन के ऊपर हक किस प्रकार से मिल सके, ये अपना उत्पादन कैसे बढ़ा सके, साइंस टेक्नोलॉजी का प्रयोग इसमें कैसे हो सके, ये सारी बातें सरकार विस्तार से अगर किसानों के सामने रखे तो किसान के मन में ये आत्मविश्वास पैदा होगा कि ये सरकार हमारे हित की बात कर रही है। एक बात तो मैं पूछना चाहता हूँ कैटेगोरिकली आपसे, वो ये कि खेती का निजीकरण और खाद्यान्नों का आयात किसान, किसानी और देश के खिलाफ क्यों है, कैसे है और इसे क्यों रोकना बहुत ज़रूरी है, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें आप। देखिए, खेती, हबीब साहब, खेती तो भारत में छोटी जोत की खेती, जैसा मैंने कहा कि 60-70-80% खेती जो है छोटी जोत की खेती है। और आप ये देखें कि बहुत बड़ा आबादी ऐसी है जो सर्वाइवल के लिए खेती करते हैं, उसको सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। जैसे जो हमारे देश में 10% आदिवासी आबादी है, वो सब के सब जो है वो तो जब जो है उसके ऊपर दबाव पड़ता है अपने सर्वाइवल का, तो उससे वो खेती की ऐसी प्रैक्टिसेस अपनाने को मजबूर होती है जिससे सॉइल भी खराब होती है, पानी का स्तर भी नीचे चला जाता है और पर्यावरण के ऊपर अनेक प्रकार से विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगर इस देश में पर्यावरण को बचाना है, अगर खेती को बचाना है, तो छोटे किसान को बचाना होगा, मार्जिनल फार्मर को बचाना होगा। सरकार ने जो पिछले 70 सालों में नहीं किया, उनको मजबूत करने के लिए वो उस काम के लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा, सरकार को ही इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो नीति है, इसलिए कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार को इन 3 कानूनों के बाहर मिनिमम सपोर्ट प्राइस को आधार बनाते हुए एक सर्वांगीण कृषि नीति देश के सामने रखनी पड़ेगी। उसी से किसान की संतुष्टि होगी, किसान के मन में जो है सरकार के प्रति फिर से विश्वास पैदा होगा और इस आंदोलन की समाप्ति होगी। उससे कम पे नहीं हो पाएगा। क्या आप सोचते हैं कि मोदी को आयात नीति पर बदलाव करना चाहिए, किसान के लिए अच्छा रहेगा ये? अब जो दोहरी भाषा प्रयोग हो रही है, देखिए जो अपने ये जो कोरोना काल था उसमें नारा दिया गया आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर का मतलब ये होता है कि हम जो है अपनी जरूरत का खेती खुद करें
लेकिन अब ये बात नहीं हो रही है। आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि हम जो है पूरी दुनिया के लिए कैसे पैदा करें, और उस पूरी दुनिया के पैदा करने के लिए इस बाजारीकरण की नीति का उपयोग किया जा रहा है। तो जहाँ एक तरफ फिर से हम आत्मनिर्भर की बात सुन रहे हैं, अंग्रेजी में उसको जो है सेल्फ सफिशिएंसी की बात नहीं कही जा रही है। देश में भुखमरी है, लाचारी है, पूरा खाना नहीं है, उसमें दुनिया भर के लिए हम उत्पादन करके क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात है आपकी। वो जो भुखमरी है उसको ना पहचान के और ये कहा जा रहा है कि अतिरिक्त खाद्यान्न पैदा हो रहा है, हाँ। और उसको कम किया जाए और खेती का डाइवर्सिफिकेशन किया जाए। तो मैं कहने का तात्पर्य है कि पूरी बात उलझ गई है, बात उलझा दी गई है, डेलिबरेटली उलझा दी गई है। हाँ। इस भ्रम से हमको बाहर निकलना होगा। हाँ। इसीलिए जरूरी है कि किसान जो है वो खुद बुद्धिजीवी बने, इन सब बातों की जानकारी पैदा करे, ताकि सरकार के सामने आंख से आंख मिला के वो अपनी बात रख सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने कुछ चीज़ों पर बहुत साफ तरीके से प्रकाश डाला। थैंक यू डॉक्टर ओंकार मित्तल साहब, थैंक यू।